नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हुलाल चंद्र सिंह। भारत एट 7 खबर राज्यों की इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम खबरें आपको दिखाते हैं, खास तौर पर अलग अलग राज्यों से भी। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। मॉस्को पहुंचने पर प्रधानमंत्री का किया गया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। 22वें भारत रूस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सीबीआई करती रहेगी संदेश खाली मामले की जांच। सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ ममता सरकार ने दायर की थी याचिका। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी 26 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब गुरुवार को होगी सुनवाई। कोर्ट ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को बुधवार 5 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट अब 11 जुलाई को करेगी आगे की सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 45 वोट, तो वहीं विपक्ष में 0 वोट। मुंबई में बारिश बनी आफत, जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से स्थगित की गई विधानसभा की कार्यवाही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों का लिया जायजा। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक। प्रभावित जिलों में लगभग 23 लाख लोग प्रभावित। उधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। तो हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात बारिश और बाढ़ के कहर की। तो असम में बाढ़ के कारण हालात काफी बुरे नजर आ रहे हैं। भयंकर बाढ़ के कारण राज्य के 28 जिलों के करीब 23 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 28 प्रभावित जिलों में लगभग 23 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में कई नदियां खतरे के निशान को पार कर बह रही हैं, जिसमें खुआंग में बूढ़ी दिहिंग, शिवसागर में दिखौ, नांगलमुरा घाट में दिसांग, नुमालीगढ़ में धनसिरी, धर्मातुल में कोपेली, बारपेटा में बेकी, गोलकगंज में संकोश, बीपी घाट में बराक और करीमगंज में कुशियारा नदी शामिल है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन समेत कई एजेंसियां विभिन्न इलाकों में तैनात 171 नावों के साथ राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। पिछले 24 घंटों में विभिन्न एजेंसियों ने कुल 70 लोगों और 459 मवेशियों को बचाया है। असम में बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 6 गैंडों सहित 130 जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। Currently, flood situation in Kaziranga is slowly improving. The water has stabilized now in most of the areas. Right now, we are having 69 camps under inundated condition, and so we are expecting the water should recede in the coming days. And so far, we have rescued 97 animals, including 2 rhinos and 1 elephant calf. असम के कछार, कामरूप, धुबरी, नागांव, गोलपाड़ा, बारपेटा, डिब्रूगढ़, बोंगाई गांव, लखीमपुर, जोरहाट, कोकराझार, करीमगंज और तिनसुकिया सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। तीनों जिलों कामरूप महानगर, कामरूप और डिब्रूगढ़ के शहरी इलाकों में भी बाढ़ का अलर्ट है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बाढ़ राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कैंप की सुरक्षा और स्वच्छता सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो असम में बाढ़ से स्थिति वाकई खराब है। अपडेट लेते हैं अपने संवाददाता कमल बोरा से, जो हमारे साथ बाढ़ के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं।
कमल, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय क्या अपडेट है, क्या स्थिति में कोई सुधार हो रहा है और क्या मौसम विभाग ने कुछ भविष्यवाणी की है कि बारिश के कम होने की वजह से कुछ इलाकों में और सुधार हो सकता है और लोगों को थोड़ी और राहत मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये जो बाढ़ का परिस्थिति फिलहाल बना हुआ है ये पूरी तरीके से निर्भर करता है बारिश के ऊपर। और जिस तरीके से आपने पूछा भी है, आईएमडी की ओर से जो यहाँ पे बताया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों में यहाँ पे ये बारिश हो सकता है, स्पोराटिक बारिश हो सकता है, मतलब आइसोलेटेड प्लेसेस में। लेकिन बारिश का अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत जो पिछले 2-3 दिनों में जो थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, ये सुधार फिर से परिस्थिति गंभीर होने का यहाँ पे आशंका अभी भी बना हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी आज के डेट पे फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि फ्लड जो बुलेटिन रोज आते हैं वो बुलेटिन के हिसाब से थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रीवियस जो बुलेटिन है उसके हिसाब से अभी भी 28 जिले बाढ़ से प्रभावित है और लगभग कई लाख लोग यहाँ पे पीड़ित है। और सबसे ज्यादा अगर लोग पीड़ित है वो है धुबरी डिस्ट्रिक्ट, और क्योंकि लगभग 7 लाख से भी ऊपर वहाँ पे लोग पीड़ित है। तो लेकिन यहाँ पे सिचुएशन फिलहाल गंभीर बना हुआ है, लेकिन जगह जगह पे जो वाटर लेवल है वो रिसीड कर रहा है। अगर हम लोग बताएंगे कि अगर जिस तरीके का ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अपर असम में थोड़ा बहुत सुधार अगर देखने को मिलेगा, लेकिन ये सुधार लोअर असम में देखने में थोड़ा सा देर होगा, क्योंकि पानी जब ऊपर से बह के नीचे आएंगे तो जी कमल, इस बीच में जो राहत और बचाव का कार्य है, क्योंकि बहुत सारे शिविर लगाए गए हैं, कैंप्स लगाए गए हैं जहां पर कि बाढ़ प्रभावित लोगों को लाकर रखा गया है, राहत और बचाव कार्य कैसा चल रहा है? बिल्कुल, देखिए राहत और बचाव कार्य में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए लगभग 200 से भी अधिक जो मेडिकल कैंप है, क्योंकि अभी इस वक्त फिलहाल जो जरूरी है सबसे वो है मेडिकल हेल्थ का सुविधा मुहैया कराना। ऊपर से जो खाद्य मुहैया कराने का जो यहाँ पे प्रावधान है, जो जरूरत के सामान जो मुहैया कराने का जो यहाँ पे प्रावधान है, सरकार यहाँ पे कोई भी कसर यहाँ पे सर छोड़ नहीं रहा है। लगभग 50,000 से भी अधिक लोग बाढ़ पीड़ित जो शिविर लगाया गया है शिविरों में है, और सभी एक लोगों को सभी सुविधा कम से जितना भी पॉसिबल हो सके सभी सुविधा मिले, इसका इंतजाम यहाँ पे किया गया है। और जहाँ पे ज्यादा लोगों को बीमारी का जहाँ पे प्रभाव देखने को मिल रहा है, वहाँ पे अभी जो भी मतलब 200 से भी अधिक मेडिकल शिविर जो पूरे जो यहाँ पे राहत शिविर लगाया गया है, सभी में से पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे मेडिकल शिविर लगाया गया है। तो लोगों को फिलहाल जिस तरीके का यहाँ पे सुविधा देने की बात आएंगे, सरकार कभी भी पीछे नहीं है। लेकिन सरकार का यही हमेशा कोशिश रहती है कि जो जितना हो सके सुविधा दे, लोगों को कम से कम मुसीबतों का सामना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की कोशिश ये रहती है और जाहिर सी बात है क्योंकि ये इतनी बड़ी आपदा है कि इसमें लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है उन्हें राहत पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया कमल बोरा जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको देश के कुछ और हिस्सों से दिखाएंगे कुछ बड़ी खबरें। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको असम के बाढ़ की स्थिति दिखाई। अब बात करेंगे बिहार और नेपाल की।
बिहार और नेपाल में पिछले एक सप्ताह से मानसून की झमाझम बारिश जारी है। इसके कारण गंगा, गंडक, बागमती, महानंदा, परमान सहित कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं और लाखों की आबादी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी एक बार फिर तबाही मचा रही है। नेपाल द्वारा 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ की पानी से घिर गए हैं। खड्डा तहसील के शिवपुर गांव से रेत इलाके में खेत में काम करने गए 60 लोग गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय नाविकों की मदद से नदी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचे अधिकारियों ने घर की छतों से जायजा लिया। जिला प्रशासन द्वारा नदी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के बाद बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम किया गया। नदी के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित रहने का निर्देश दिया गया है। नेपाल में भारी वर्षा होने के कारण वाल्मीकि बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ये करीब लगभग 6 गांव सीधे प्रभावित हुए हैं और कुछ गांव में पानी अंदर भी घुस गया है। पूरी यहाँ राहत टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी ग्राम के लोगों को, यहाँ के लोगों को, निवासियों को कोई असुविधा न होने पाए और सारी इनको जितनी भी राहत सुविधाएं होती हैं वो प्रदान करें। भारी बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया है। बढ़ते जलस्तर से नदी के किनारे बसे गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पड़ोसी देश नेपाल के गिरजा व शारदा बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये पानी बाराबंकी की सीमा में प्रवेश कर रहा है, जिससे जलस्तर बढ़ने और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों को अलर्ट रहने की हिदायत दे रहे हैं। हमारे यहाँ 3 तहसीलें हैं। 3 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती हैं, राम सनेही घाट, सिरौली, जोधपुर और रामनगर। कुल 101 गांव हमारे बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उन सभी गांव में हम लोग तैयारी पूरी है। जितने उन गांव से संबंधित कर्मचारी हैं, हमारे लेखपाल हो या सचिव हो या स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हो, सभी लोग अलर्ट हैं। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। नाविक हमारे तैयार हैं, राहत शिविर बन के तैयार हैं, बाढ़ चौकियाँ हमारी तैयार हैं और जो कंट्रोल रूम है हमारा वो भी सक्रिय हो चुका है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिहार में भी बाढ़ की आफत आ गई है। भारी बारिश के कारण कोसी और गंडक बैराज में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण सैकड़ों गांवों में नदी का पानी घुस गया है। हजारों हेक्टेयर में फैले खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है। कोसी बैराज में आज सुबह 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सहरसा में बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद तटबंध पर भी खतरा मंडराने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और एसडीआरएफ की टीम किसी भी आपदा से निपटने के लिए गश्त कर रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए लगातार संदेश भेजा जा रहा है। सुपौल के 5 प्रखंड के 27 पंचायतों में बसी करीब 5 लाख की आबादी गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने से प्रभावित हुई है। वहीं बेतिया के योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के जलरपुर, खुटवनिया और सिसवा, मंगलपुर पंचायत के 450 से ज्यादा परिवार पानी में फंस गए हैं। बगहा में भी नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद हालात खराब हैं। जल स्तर तो बढ़ा है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। अगर जल स्तर बढ़ेगा तो परेशानियां हो सकती है। घरों में पानी आया है, उसको देख लिया गया है। जो भी संभावित जो भी हो सकता है हम लोगों के द्वारा अभी जहाँ जहाँ आवश्यकता सब जगह दे दिया गया है। सरकारी में प्रशासनिक रूप से सारी तैयारी है। कोई भी प्रकार की किसी प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। मौसम विभाग ने इस बीच पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के साथ अन्य 1-2 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मंगलवार और बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। दरभंगा, किशनगंज और सीतामढ़ी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। तो बिहार में बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और नेपाल की बारिश से भी बिहार में तबाही हो रही है। तो हमारे संवाददाता मधुरेश कुमार पटना से जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, सबसे पहले ये बताइए कि इस समय बारिश के क्या हालात हैं, क्योंकि बिहार में कई लोगों की मौत, कई दर्जन लोगों की मौत जो आकाशीय बिजली है उसके गिरने से भी हुई थी, उसको लेकर भी अलर्ट दिया गया था। इस समय की क्या स्थिति है?
हाँ जी, बिल्कुल लालचंद जी, यहाँ पे पिछले अगर आप 4-5 दिनों में देखेंगे तो आकाशीय बिजली के कारण कई लोगों की मौत हुई है। कल भी 10 लोगों की मौत हुई थी आकाशीय बिजली के गिरने के कारण। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और इसके बाद जो राहत और बचाव है उसके लिए भी अलर्ट किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा। खुद सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मोबाइल पे भेजे जा रहे मैसेज को लगातार देखते रहें और कभी भी जब तेज बारिश हो रही हो तो सुरक्षित स्थान पर रहें, खेतों में जाने से बचें, क्योंकि ज्यादातर मौतें जो आकाशीय बिजली के कारण हुई है वो या तो खेत में हुई है या सड़क किनारे किसी पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद हुई है। जी मधुरेश, ये तो हुई आकाश के आफत की बात, लेकिन जमीन पर भी आफत, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में पहले कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, लेकिन अभी हमने रिपोर्ट देखी करीब आधा दर्जन नदियां उफान पर हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई तो नेपाल का जो तराई इलाका है उसमें काफी अच्छी बारिश हुई है। नेपाल के तराई इलाके में बारिश होने से कोसी के साथ गंडक, महानदी और परमान जैसी जो नदियां हैं और इसके अलावा जो छोटी पहाड़ी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थान नेपाल में है, उनमें भी अचानक से जल का जो स्तर है वो बढ़ गया और इसके कारण जो कोसी का बैराज है और गंडक का बैराज है वहां उनको खोलना पड़ा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज लगभग 5 बजे तक 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो कोसी बैराज से छोड़ा गया है, जिसका सीधा असर दरभंगा पे भी पड़ेगा, मधुबनी पे भी पड़ेगा, सहरसा पे भी पड़ेगा, सुपौल पे भी पड़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी आबादी 3-4-5 जिलों में सीधे कोसी से अफेक्टेड हो रही है। इसके अलावा गंडक से भी कई जिलों में जो बाढ़ का खतरा है वो बढ़ गया है। कई जिलों में जो नदी के किनारे के गांव है। ठीक जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और पूरब की बात हो गई है, पूर्वोत्तर की बात हो गई, अब जरा देखते हैं पश्चिम में बाढ़ और बारिश की क्या हालत है। मुंबई में भारी बारिश के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल रात से लेकर आज सुबह तक 300 मिलीलीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मुंबई के वडाला और जीटीबी स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। बीएमसी ने सरकारी और निजी स्कूलों में पहले सत्र के लिए अवकाश घोषित कर दिए हैं। साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय ने भारी बारिश के कारण सोमवार को होने वाली दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा केंद्र की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही समुद्र में उच्च ज्वार की चेतावनी भी जारी की गई है। एहतियातन मुंबई के सभी बीएमसी स्कूल, सरकारी स्कूल और निजी स्कूल और कॉलेज दूसरे सत्र के लिए भी बंद रहेंगे। मुंबई आईएमडी के निदेशक सुनील कामले ने बताया कि अगले 24 घंटे के लिए मुंबई में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑलमोस्ट मुंबई में 270 मिलीमीटर बारिश हमें 5-6 घंटे में मिली है और जो मुंबई का जो नॉर्मल होता है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। जो आज तक की बारिश होने वाली थी, मुंबई का जो नॉर्मल है 600 मिलीमीटर, वो कवर होने जा रहा है। मुंबई के लिए हम आज ऑरेंज अलर्ट रख रहे हैं। वो हेवी टू वेरी हेवी आज 24 आवर्स में भी हो सकते हैं और कल जो है हेवी रेनफॉल हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग येलो अलर्ट रख रहे हैं। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में हुई भारी बारिश के बीच राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए बीएमसी ऑफिस का दौरा किया। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि रेलवे के लगभग 200 पंप और बीएमसी के 400 से भी अधिक पंप पानी निकालने का काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने बताया कि सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं। मुंबई में इस वक्त राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन बारिश के कारण कई विधायक विधान भवन नहीं पहुंच पाए, जिससे दोनों सदनों को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। 267 से 300 mm बारिश गिरी है। ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है और इसलिए रेलवे के ट्रैक पे भी पानी आया है। पंप रेलवे ने 200 पंप लगाए हैं, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और पानी फेंकने का काम शुरू है। और अभी आपने देखा कि ट्रेन भी ऐसा सब शुरुआत हुई है। सब रोड पे अभी ट्रैफिक शुरू हुई है और सब जगह पे जो वाटर लॉगिंग वाले स्पॉट है, बीएमसी के बड़े अधिकारी जो वरिष्ठ है वो वहाँ खड़े हैं, वो भी दिखाई दिया। और इसलिए पूरी सिस्टम जो है स्टेट डिजास्टर, रेलवे, एनडीआरएफ और बीएमसी, ये पूरी तरह इसको फेस करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है।
और आगे हम आपको ले चलेंगे ओडिशा, जहां पर कि राष्ट्रपति दौरे पर हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते हैं। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब हम आपको लिए चलेंगे ओडिशा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के दौरे के तीसरे दिन भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध रानी की गुफा का दौरा किया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर स्थित VK कॉलेज और उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों के साथ संवाद भी किया। तो हमारे संवाददाता OP यादव की देखिए ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह प्रदेश ओडिशा के दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी पहाड़ियों में भारतीय पुरातात्विक महत्व की ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन किया और प्रसिद्ध रानी की गुफा का जायजा लिया। इन धरोहरों के पौराणिक महत्व के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ने अधिकारियों को इनकी देखरेख के साथ इनके रखरखाव के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम के विषय पर बात करते हुए ओडिशा भाषा, साहित्य और कला विभाग के निदेशक दिलीप रोटरी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने से ऐतिहासिक महत्व की इन धरोहरों के संरक्षण के साथ इनके महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। तो राष्ट्रपति जी आने से इसको यही बढ़ावा मिलेगी कि नेशनल लेवल पे इसकी थोड़ा चर्चा भी होगी कि खंडगिरी उदयगिरी जो है इतना पुराना मॉन्यूमेंट है। बच्चों के साथ भी उन्होंने मतलब इंटरेक्ट किया और बच्चों की भी काफ़ी अच्छा लगा कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ पे कुछ समय बिताए और हमें जानने की कोशिश की हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर स्थित BK कॉलेज व उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों के साथ संवाद कर उनके विचार जाने। आर्ट कॉलेज की बच्चों के साथ महामहिम में राष्ट्रपति जी इंटरेक्ट करने की समय दिया और बहुत अच्छे से ढंग से इनका इंटरेक्शन हुआ बच्चों के साथ। बच्चों से बहुत उत्साहित है और इनका सारे बातचीत करने के लिए इच्छा था और कई बच्चों को चांस मिला और बहुत खुश है। कार्यक्रम के दौरान ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग सहित अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी मौजूद थे। देश की कला, संस्कृति और साहित्य के साथ ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार अपील करती रहती हैं और इसी क्रम में उन्होंने भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी में ASI की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनका न केवल निरीक्षण किया बल्कि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के साथ साथ कला और संस्कृति से जुड़े कॉलेज के छात्रों के साथ संवाद भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन भीम सिंह और जगमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज, भुवनेश्वर। और अब बात ममता बनर्जी सरकार को लगे बड़े झटके की। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अब CBI ही संदेश खाली मामले की जांच करती रहेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा CBI जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरअसल याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया। संदेश खाली में जमीन पर कब्जा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों से पश्चिम बंगाल सरकार घिरी हुई है। राज्य सरकार के वकील ने केस की सुनवाई कुछ देर के लिए टालने का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि पिछली सुनवाई पर भी केस को टालने का आग्रह किया गया था। जस्टिस गवाई ने टिप्पणी की कि सरकार किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, सरकार को अपील दायर करने की जरूरत क्यों है।
खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू संभाग के जिला कठुआ के पहाड़ी इलाके में सैन्य वाहन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। जवानों ने मौका संभालते हुए मौके पर जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। जिला कठुआ के कंडी क्षेत्र लोहाई मल्हार में जैंडा नाला के पास आतंकियों ने सैन्य वाहन को निशाना बनाया, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की अन्य टीमें भी मुठभेड़ स्थल के लिए रवाना हो गई। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आसपास के संपर्क मार्गों को भी अलर्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का ये इलाका भारतीय सेना की 9वीं कोर के अंतर्गत आता है। अब बात अग्निपथ योजना की। इस योजना और अग्निवीरों से जुड़े प्रावधानों का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। कभी मुआवजे तो कभी अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी और भ्रामक जानकारी से इस मुद्दे को और भी जटिल बना दिया गया है। अग्निपथ योजना की आवश्यकता और अग्निवीरों की उज्जवल भविष्य पर पूर्व सेना अधिकारी और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने DD न्यूज की संवाददाता स्मिता मिश्रा से विशेष बात की और उन्होंने अग्निपथ योजना की आवश्यकता बताई। भारत के खिलाफ दो देश हैं, चीन है और पाकिस्तान है, जिसके साथ लड़ाइयां हो चुकी हैं। बॉर्डर पर अब भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम इससे निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी करते हैं। तो ये बड़े एक स्कीम का ये जो अग्निपथ है और अग्निवीरों की भर्ती है, ये उसका एक छोटा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। अब इसमें हुआ क्या कि किस लिए ये आया, तो जो रिक्वायरमेंट दिए गए आर्म फोर्सेस के लिए, जो कमेटी ने कहा कि भाई हमको ये होना है हमारे लिए लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए, तो उसमें एक बात ये आई, उनका एज ग्रुप ये ठीक है या इसमें कोई संशोधन की जरूरत है। क्योंकि आप इस बात को समझेंगी और ये बाकी लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं अग्निपथ का, अग्निवीर का, वो नहीं समझेंगे। तो आज भारत@7 में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।